अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी सलमान रशीद साहब लाहौर से। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया। हाँ जी। और मैं बड़ी कोई चूड़ियाँ उड़ियाँ पहने नजर आ रही हूँ आज। उसकी वजह ये कि ये शो मैंने ईद पे रिलीज करना है, तो मैंने कहा मैं पहले ही थोड़ी चूड़ियाँ उड़ियाँ पहन के बैठ जाऊँ, वरना वो मैं तो अक्सर अपने शो में कहती हूँ, जब हम धमकियाँ अच्छा। देते हैं ना दूसरी कंट्रीज को, तो हम कहते हैं हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। तो वो वाली अब आज नहीं बोल हाँ। पाऊंगी कि हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। खास तौर पे आप जानते हैं जिन कंट्रीज को, हाँ, अफगानिस्तान और ईरान और भारत, इनको जो हमारी तरफ से धमकियां जाती हैं, तो अभी भी रिसेंटली भी जो कहा था ख्वाजा आसिफ साहब ने कि वो तो पायलट हमने वैसे ही वापस कर दिया था, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि हम हाँ, उधार नहीं रखते। मगर सर आपने देखा रमजान में कई मौलवी जो हैं उनकी बड़ी वीडियोस वायरल हुई। उन्होंने कहा जी, किसी ने कहा कि सांस हल्के लिया करें वरना रोजा टूट जाता है, किसी ने कुछ बताया। ये आखिर इतने मौलवी जो है उनके हम इतने मोहताज क्यों हो गए हैं पाकिस्तान में? ये बीमारी तो मेरे ख्याल है ज़िया ने ही शुरू कराई। उससे पहले तो मौलवी कमियों में आता था। मतलब ये अंग्रेजों ने इन्हें कमियों में वो डेजिग्नेट किया हुआ था ना। तो हम्म। और इनकी कौन सी कोई इज्जत होती थी मौलवी को? गांव के अंदर वो जो बेचारे अनपढ़ लोग थे, उन्हें मुर्गा ज़िबा करने की तकदीर नहीं आती थी, तो कहते थे मौलवी ने साथ लिया कुकड़ वड़ दे। तो और इस किस्म की जो बातें थी, तो ज़िया ने तो उन्हें फिर वो ऐसा सर पे चढ़ा दिया कि उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि शायद उनके बगैर किसी का निकाह नहीं हो सकता या जनाजे नहीं पढ़े जा सकते। जैसा कि वो कहते हैं, मैं 20 निकाह और जनाजों में शामिल हुआ हूँ, जिसमें कि किसी घर वाले ने पढ़ाया, और वो चूंकि रजिस्टर करना होता था तो मुल्ले को बुला के उसे कहा कि भैया रजिस्टर कर लो। और मैंने जनाजे भी ऐसे अटेंड किए हैं जहाँ पे कि दोस्तों ने, भाइयों ने, बुजुर्गों ने या औलाद ने अपने माँ बाप के जनाजे पढ़ा दिए। तो वो तो सारा कुछ है। ये अब ये जो क्या ये जो अपने इल्म अपना इल्म ये पब्लिकली झाड़ते हैं। ये पहले दो तीन मसलन मिसालें आप देख लीजिए कि एक तो ये जो कि जी इस्तिंजा जो आप कर रहे हैं, तो सांस आपने जोर से नहीं लेना कि पानी नीचे से पेट तक चढ़ जाएगा। ओ भाईजान, कोई रन थ्रू तो नहीं है, कुछ सीधी एक पाइप तो नहीं लगी हुई कि वो पानी आपने अगर सांस करके खींच लिया तो पानी शुक करके पेट में, या हो सकता है कि मौलवी के तो मुंह तक आ जाए वो पानी बिल्कुल। और दिमाग में भी चढ़ जाए वो जो गंद आलूद पानी है, और मौलवी के दिमाग तक चढ़ जाना तो कोई वो हैरानी की बात नहीं होगी। क्योंकि ये जो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं ये, या आज अभी ये स्ट्रॉबेरी के पीछे पड़ गए कि स्ट्रॉबेरी जहन्नम का फल है। इन लोगों को कोई और काम नहीं है। किसने इन्हें कह दिया स्ट्रॉबेरी जहन्नम का फल है? फिर वो घटिया किस्म की वीडियोस बनाई जा रही हैं कि जी स्ट्रॉबेरी के अंदर ये कीड़े पड़े हुए हैं और फलां ढिमका। वो ऐसे ही आप जैसे मर्जी सर वो तोते बना बैक्टीरिया तो वो देते तो हैं। हर फल में होते हैं, उसको अगर चेक करें तो हर फ्रूट में निकलेंगे, ये कौन सी बड़ी बात है? हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो मुझे पता क्या लगता है, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मुझे लगता है कि किसी एक ने, पता नहीं कौन सी वो लॉबी है, यहूद और हनूद की लॉबी होगी, लॉबी जो मौलवी मुंह भर भर के लॉबी लॉबी करते हैं, यहूद और हनूद की लॉबी। उसने इन मौलवियों को पैसे दिए हैं कि भाईजान इस्लाम को इतना को बेइज्जत कर दो कि लोग वैसे ही मुतनफर हो जाए। क्योंकि ये इस्लाम को बेइज्जत करने वाली बातें हैं कि जी आपके जो इस्लामी जो स्कॉलर हैं, उनकी सोच ये है कि नीचे से पेट तक एक टूटी है, एक पाइप है 6 इंच की, तो अगर आप जोर से सांस लेंगे तो पानी सीधा मुंह में और वहां से सीधा हलक के रास्ते मुंह में आ जाएगा, पेट के रास्ते हलक में और मुंह में, और फिर दिमाग को भी चढ़ जाएगा वही गंदा लूज पानी जो है। ये इस्लाम को बेइज्जत करने का एक इन्होंने पैसे लिए हैं, और कुछ नहीं है। एक बिल्कुल एक ऐसा वो ही है। आपने और भी हाँ, एक जी आपने जी। और भी वो देख लिया होगा, वो हरी पगड़ी वाला है, वो बैठा हुआ है और लाल दाढ़ी की हुई है, और वो बच्चों को बता रहा है कि जी दुनिया जमीन नहीं घूमती, और जो सूरज और चांद है वो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। पता ये इनको किसने कह दिया कि भाईजान साइंस साइंस में आप अपना बदबूदार मुंह मारे ना मारे भाई?
سر میں نے تو ایک سیریز چلائی تھی اپنے چینل پہ، ملا اینڈ سائنس، اس میں مجھے جیسی اتنی ویڈیو ملتی تھی، جو ویڈیو مولوی کی ملتی تھی میں وہ دکھا دیتی تھی. وہ میرے خیال ہے 7 یا 8 میں نے ایپیسوڈز بنائے تھے، اور ملا اینڈ سائنس کر کے، اور ایسی ایسی باتیں وہ ملا سائنس کے بارے میں کر رہے تھے کہ مطلب آپ سنے تو آپ حیران رہ جائیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. مگر یہ صرف یہیں پہ یہ جہالت ہے، ہم نے اور تو کسی اسلامک کنٹری میں یا گلف کنٹریز میں نہیں دیکھا اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے. یہاں کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہاں، ویسے میں نے ایک دوست ملیشیا میں رہتا ہے، میں نے اس سے پوچھا تھا کہ وہاں پہ بھی اس طرح کی باتیں ہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں، اتنی جہالت کی اور لا علمی کی اور کم عقلی کی باتیں وہاں نہیں ہیں، وہاں اور قسم کی باتیں ہیں یہ. لیکن آپ جو کہہ رہی ہیں کہ گلف وغیرہ میں نہیں کرتے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں نہ کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ ہمیں کیوں یہ ہم کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ میں بالکل کنونسڈ ہوں کہ یہ کسی لابی نے ان کو پیسے دیے ہیں کہ بھائی تو اسلام کو تو نے بے عزت کرنا ہے، اور اسی طرح کی بونگیاں مار مار کے کرو تاکہ لوگ متنفر تو ہوں نا اس مذہب سے. لیکن سر اس قسم کی بونگیوں کے علاوہ بھی تو بہت کچھ ہو رہا ہے سر. مدرسے ہوں، چاہے مسجد ہو یا ہاں، کچھ ہو، بہت وہاں سے جو بچوں کے ساتھ جو ریپ چل رہے ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. چائلڈ ابیوز کے اوپر نہ کوئی کام کر رہا ہے، نہ ہو سک رہا ہے. یہ چیز بھی تو بڑھتی جا رہی ہے. اس کے لیے بھی کسی لابی نے تو پیسے نہیں دیے ہوں گے. مگر سر لاہور میں آپ نے کیا چینج دیکھا جو پچھلے اگر 20 25 یا 30 سالوں میں ضیاء کے بعد سے یا ضیاء کے پہلے سے اگر ہم دیکھیں تو لاہور میں کو آپ نے کس طرح سے بدلتے ہوئے دیکھا؟ منافقت بہت زیادہ ہو گئی. روزہ نہیں بھی رکھا ہوتا تو ایک تو ہر ایک نے یہی کہنا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور پھر اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے خدا پہ احسان کیا جا رہا ہے. مطلب ہر ایک کو بتا رہے ہیں کہ میرا روزہ ہے، پرے ہو جاؤ، میرا روزہ ہے، ہر من جالن دے یار، میرا روزہ ہے. 10 بجے صبح سے ہی شروع ہو جاتے ہیں بتانا کہ میرا روزہ ہے. ابھی ڈھکوس کے آئے ہوتے ہیں کچھ 6 7 پراٹھے، اور 10 بجے ہی ہاں، انہیں روزہ لگنا شروع ہوتا ہے، اور ہر ایک کو یہ بتا. یہ ایک نا بہت ہی مکروہ قسم کی تبدیلی آئی ہے ضیاء کے بعد. پہلے ایسا نہیں تھا، لوگ چپ چاپ سب تب بھی روزے رکھتے تھے، اور کسی کو نہ کوئی بتایا کرتا تھا کہ روزہ، نہ لوگ پوچھتے تھے کہ روزہ ہے. اب ہر کوئی راہ چلتے دوسرے سے پوچھ رہا ہے روزہ نہیں. پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا. لیکن تو سر یہ لاہور آپ کو جو بڑا ایک مولوی کی ماڈرن بات سٹی کہہ کے، رہی ہیں، جی جی ہاں، نہیں آپ بتائیے، آپ بتائیں. سر میں یہی کہتی ہوں، لاہور کو ہم ایک بڑی ماڈرن قسم کی سٹی سمجھتے وہاں کے لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں، کافی ماڈرن ہیں. لیکن اب ایسا دیکھنے میں نہیں آتا، بہت کنزرویٹو سوچ ہو گئی ہے لاہور کے لوگوں کی. لاہور، دیکھیے لاہور ٹرانسفارم ہونا شروع ہوا تھا 1970 کی دہائی میں، جب ہمارے یہاں جو اسلامی وراثت کا طریقہ ہے، اگر کسی کے دادے کے پاس 1 ایکڑ زمین کا تھا اور اس کے 4 بیٹے تھے، اور ہر بیٹے کے 4 آگے بیٹے تھے، تو وہ کتنے 16 جو 64 لڑکے بن گئے. تو جب 1 ایکڑ بٹا تو ہر ایک کے حصے میں 1 کنال کی پیلی آئی. تو جو دادا ذرا ٹھیک ٹھاک تھا، اس کے پوتے جو تھے وہ غریب ہو گئے، کیونکہ وہ بٹ گئی، زمین اکٹھی نہیں رہی، وہ بٹ گئی. تو ہر ایک نے اپنا 1 کنال بیچا، اور وہ لاہور میں کوٹ لکھپت میں آ کے انہوں نے 5 مرلے کا ایک کچا سا مکان بنایا، وہاں رہنا شروع ہو گئے. یہ کوٹ لکھپت سارا اسی قسم کے لوگوں سے بھرا ہوا ہے، جو یہ چونیاں، یہ کیا چانگا مانگا اس طرف سے آئے ہوئے لوگ ہیں. لاہور کا جو مزاج تھا، جو مزاح تھا، جو سارا کلچرل ایتھوس تھا جو لاہور کا، اس کو یہ باہر سے آنے والوں نے بالکل سوامپ کر دیا. اور بجائے اس کے کہ یہ جو باہر سے آنے والے تھے یہ لاہوریوں سے سیکھتے، انہوں نے لاہوریوں کے اوپر اپنا وہ بیوکولک، وہ جاہلانہ کلچر لا کے لاہوریوں پہ تھوپ دیا، اور لاہوری تبدیل ہو گئے. لاہوری بجائے انہیں اپنے جیسا کرنے کے ان کی طرح کے ہو گئے. وہ شاید اس لیے کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی.
تو اب آپ کو لاہور میں لاہوری بہت کم ملتے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں پہچان لیتا ہوں، آپ اس کے ساتھ راہ چلتے کوئی بات کریں نا، جو اصلی لاہوری ہے وہ پہچانا جاتا ہے۔ وہ کیسے سر؟ تو لاہور کا کلچر وہ ایسے کہ ایک تو اگر آپ کسی کو جاتے جاتے آپ اس کو جگت لگا دیں نا، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، اس پہ کوئی کس دیں، بھکتی پتہ نہیں اردو میں شاید کہتے ہیں، جی اگر جی آپ جی اس پہ کس دیں تو وہ آگے سے ہنس کے جواب دے گا اور صحیح دے گا آپ کو جواب۔ لیکن یہ جو یہ جو باہر سے آنے والے تھی، ان کو وہ ان میں وہ چیز نہیں۔ ان کو وہ چیز نہیں ہوتی۔ لیکن سر لوگ اگر بھارت میں بھی ہم بات کریں تو وہ لاہور کا نام ضرور لیتے ہیں، چاہے وہ کراچی کا نہ لیں، اسلام آباد کا نہ لیں، اگر کوئی آتا بھی ہے انڈیا سے وزٹ پہ تو وہ لاہور ضرور جاتا ہے، یا جتنے بھی اس طرح کے کوئی ایونٹس ہوتے ہیں چاہے وہ ادبی ہوں یا کچھ بھی، اس میں بھارت سے بہت لوگ لاہور آتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لاہور کا اتنا نام جو ہے، وہ تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ رام جی کے بیٹوں کے نام پہ لاہور بنا تھا، تو وہ چیز ابھی بھی لاہور کے لوگوں کو معلوم ہے ہسٹری کا، یا اب وہ یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں بس پاکستان بنا لیا، بھارت سے کوئی لینا دینا نہیں؟ آپ کی آواز آخر میں ٹوٹ گئی کہ پاکستان بنا لیا تو بھارت سے؟ سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو لاہور کے لوگ ہیں، جو مین لاہور میں ہی پیدا ہوئے، لاہور میں ہی رہے لوگ، ان کو ملنے کے لیے، یا لاہور میں بہت سے ہندوستان سے بھی لوگ جو آتے ہیں وہ لاہور کا بہت ذکر کرتے ہیں، وہ کراچی یا اسلام آباد کا نام نہیں لیتے لیکن لاہور کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں۔ لاہور سب کو معلوم ہے لاہور کا، تو لاہور کا جو کلچر ہے اس میں ظاہر ہے کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ رام جی کے بیٹوں کے نام کے اوپر لاہور کا نام پڑا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہسٹری بالکل، لاہور کے لوگوں کو معلوم ہے یا بھول بھال گئے ہیں؟ یہ تو لوگ بھول گئے ہوں گے، بہت کم پڑھے لکھے لوگوں کو یہ اب پتا ہوگا کہ رام جی کے بیٹے لا کے نام پہ لاہور ہے، لا کوٹ تھا۔ تو لیکن یہ جو باہر جو انڈیا سے جو بھی لوگ آتے ہیں نا، وہ ایک ہینگ اوور ہے لاہور کا، کہ لاہور کبھی ایک کلچرل شہر تھا، اور 1970s تک، لیٹ 70s تک یہ کلچرل شہر رہا۔ تو جیسے کہ ضیاء نے پھر باقی سب کا ستیہ ناش کیا، تو لاہور کا ستیہ ناش کیا، اور وہ پھر باہر سے آنے والوں نے بھی کیا، جو کہ جو لاہور کے کلچرل ایتھوس میں فٹ نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے لا کے ساری چیز برباد کر دی۔ وہ جو باہر سے آنے والے ہیں وہ ایک ہینگ اوور ان کے ذہن میں ہے کہ یار لاہور ایسا یہو جہا ہوا کرتا سی، چلو لاہور آپ ضرور جانا، تو لاہور آ جاتے ہیں بیچارے غریب، ڈس اپوائنٹ ہوتے ہوں گے، کیونکہ ہم نے تو کچھ چھوڑا نہیں۔ ایک تو پرانی بلڈنگ جو کہ وہ چھوڑ کے گئے تھے وہ ہم نے ڈھا دی ساری، ان کی جگہ وہ باتھ روم ٹائلز لگا کے گھر بنا دیے۔ ماڈل ٹاؤن کے جو 8-8 10-10 کنال کے گھر تھے وہ ڈھا کے ہم نے ان کی جگہ کنال کے 10 مکان بنا دیے وہاں پہ، تو چھوڑا تو کچھ نہیں ہم نے۔ ہاں سر، پرانی بلڈنگز کو بہت ختم کیا ہم نے، ہر جگہ ہی، کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، ہر جگہ، پشاور وغیرہ میں کئی پرانی بلڈنگز تھی جو کہ رکھنی چاہیے تھی ایک طرح سے، باقی کنٹریز تو یادگار کے طور پہ رکھی جاتی ہیں۔ پشاور میں بھی کئی گھر ڈھا دیے ہم نے اور ختم کر دیا۔ وہ کبھی بتایا کرتے ہیں کہ جی دلیپ کمار یہاں رہا کرتے تھے، راج کپور رہا کرتے تھے، اب انہی کے گھر تھوڑا بہت رہ گئے، باقی تو کیوں ہم نے ختم کر دیا؟ ایک تو ہمارا کوئی لنک نہیں ہے، حالانکہ دیکھیے پشاور سے اتنی مائگریشن نہیں ہوئی، پنجاب میں زیادہ ہوئی، وہ وہاں کے لوگوں کو رکھنا چاہیے تھا، لیکن وہ دلیپ کمار کے گھر کا بھی اگر حال، میں تو آخری بار 2019 میں دیکھا، حالات برے تھے لیکن بتایا جا رہا تھا کہ جی اب اس کو نا وہ مرمت وغیرہ کر دی جائے گی اور اس کو نیشنل مونیومنٹ ڈکلیئر کیا جائے گا۔ کپور فیملی کا گھر، پرتھوی راج کپور اور ان کے بیٹے راج کپور، اور یہ ان کا گھر جو تھا وہ اتنی عالی شان حویلی ہے، لیکن وہ اتنے برے حالات میں تھی 2019 میں کہ میں نے تو دکھی ہو کے اس کی تصویر تک نہیں کھینچی، لیکن پھر لوگوں نے مجھے بتایا وہاں پہ آرکیالوجی والوں نے کہ جی شاید اس کو بھی ریسٹور کیا جائے گا، اس کو پریزرو کیا جائے گا، لیکن یہ تو تھوڑے سے ہیں۔ باقی جس کا بس چل رہا ہے
मॉडल टाउन के इतने अच्छे अच्छे घर थे, वो सारे ढा दिए। और अगर आप जाके कहें ना कि जी तस्वीर मुझे उतार लेने दो यार ढाने से पहले, वो कहेंगे नहीं नहीं तस्वीर की इजाजत नहीं। सर ये हमारे यहाँ क्यों है? क्योंकि भारत में मैंने ऐसा नहीं देखा। पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पे जो पुरानी बिल्डिंग्स थी या घर थे लोगों के, उनको खत्म कर दिया गया या बहुत ही खराब हालत में। भारत में ऐसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले, बल्कि कल ही मुझे डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब जो इंडिया गए हुए हैं आजकल, उन्होंने वहां से मेरे परदादा का घर, ये भी दादा का भी नहीं, परदादा का, ग्रेट ग्रैंडफादर के घर की पिक्चर्स भेजी हैं। वहां उन्होंने मस्जिद भी बनवा रखी थी। तो वो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है मुझे वो घर। किसी ने ना उसको छेड़ा, ना खराब किया, ना तोड़ा। मतलब ये हमारे यहाँ ही क्यों ये कहना चाहिए, ये क्यों हमारे यहाँ ये क्यों तरीका है? देखिए, एक तो ये है कि वो हमारे यहाँ जो विरासत है वो इस्लामी तरीके से बँटनी है ना। आप किसी और तरीके से बाँट नहीं सकते। बाप की जो मिल्कियत है, वो बेटों को इतना-इतना हिस्सा और बेटियों को इतना हिस्सा मिलना है, ठीक है? अच्छा, अब ये मसलन मॉडल टाउन के घरों का आप ले लीजिए। मॉडल टाउन के घर रईस हिंदुओं और सिखों के थे, और केड़ा मुसलमान रहंदा सी मॉडल टाउन में, 2 शायद रहते थे मुसलमान, बाकी तो सब रईस हिंदू सिख थे। तो वो जब यहाँ से गए और वहाँ से जो आने वाले थे, वो फर्स्ट जनरेशन रिचेस थी। वो उनके पास पहली दफ़ा अमीरी आई। उन्होंने तो इतने बड़े-बड़े 10-10 कनाल के घर नहीं देखे थे, वो तो छोटे-छोटे मकानों में से आए थे, गलियों में रहने वाले लोग। और जब उन्होंने अपने 8-8, 4-4, 2-2 बेटों और बेटियों के दरमियान ये सब कुछ बाँटना शुरू किया, तो जो औलाद थी, उनके पास तो इतने पैसे नहीं थे कि कोई एक वो पूरी मलकियत खरीद के उसको बचा ले। तो वो लामहला वो तो बटनी थी, कटनी थी। मॉडल टाउन सोसाइटी को अपने कानून बदली करने पड़े कि जी अच्छा, जब जब मॉडल टाउन सोसाइटी बनी है 1920 के दहाई के अंदर, तो यहाँ पे वो ए क्लास थे, वो पता नहीं 8 या 10 कनाल के थे, बी क्लास 6 कनाल के थे, और सी क्लास 4 कनाल के थे, और इससे छोटा आप इसको बाँट नहीं सकते थे। उन्होंने ये जो आने वाले थे, जब ज़रूरत पड़ी और वो इस्लामी तरीके से मलकियत बँटनी थी, तो वो फिर अब कानून उन्होंने बदली कर लिया। उन्होंने कहा जी आप 1 कनाल का भी कर लें, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले साल चंद सालों में वो कहेंगे जी 2-2 मरले दे भी करके बेचो। तो और हमारे यहाँ क्यों नहीं, आप देख लीजिए कि ये गुलबर्ग में जो 1950 में आबाद हुआ, वहाँ जितने घर हैं वो सब ढह गए। कोई नहीं, इक्का-दुक्का कोई रह गया। वो इसलिए कि औलादें अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकती थी। वो सिंगल जनरेशन रिचेस थी। वो एक बाप ने वो 8 के या 10 कनाल का घर बनाया। औलाद को जब बाँटने की बारी आई तो उनके पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई एक उसको बचा सके। इंडिया में इसलिए बच रहे हैं कि वहाँ वो सेकुलर तरीका है विरासत का। वो किसी एक को मिलती है, बाकी को कुछ मिलता है। मुझे नहीं पता कैसे होता है, लेकिन वहाँ पे घर बच जाते हैं। हमारे यहाँ कोई एक, वो हमारी दोस्त है मारिया वसीम, आर्किटेक्ट है। मारिया ने एक फ़िक्रा बड़ा सही कहा था, कहती पाकिस्तान में कोई घर 40 साल से ज़्यादा देर के लिए नहीं बनता, क्योंकि वो आगे बचना है, और फिर वो बिकना है, और ढा के जो भी कोई आएगा वो पहले बने हुए घर में नहीं रहेगा, वो आके अपना नया मकान बनाएगा। बिल्कुल। खैर इधर ये इस्लामाबाद में भी यही होता रहता है। बार बार घरों को हम देखते हैं कि रेनोवेशन चल रही है, बार बार तोड़ देते हैं, फिर कुछ और डिजाइन बना देते हैं। तो वो हाँ, हाँ, महल बनाने का बहुत शौक है ना। छोटे छोटे प्लॉट होते हैं और उसमें ऐसा लगता है व्हाइट हाउस बना दिया है, पिलर खड़े कर देते हैं, पहले ही अंदर घुसने की जगह नहीं होती उसका। हाँ, बिल्कुल दीवार के ऊपर वो अपनी पेडीमेंट चढ़ाई हुई होती है और वो पिलर चढ़ाए हुए होते हैं। हाँ, मेरे घर इतना पे सा वो चीज़ प्लॉट है। हमारी एक है। दोस्त थी, उनका इतना सा प्लॉट था उनका, छोटा हाँ, इस्लामाबाद में, और उसमें ऐसा व्हाइट हाउस बनाया था उनके अब्बा ने। वो हम लोग तो कॉलेज में थे, हमने कहा ये क्या व्हाइट हाउस बनाया है, इतने इतने से पिलर के बीच में घुस घुस के अंदर किसी तरीके से पहुंच गया। तो वो व्हाइट हाउस हमारे दिमागों पे छाया हुआ है। हाँ, दिखावा बहुत है सर हमारे यहाँ। भारत में नहीं है, मैंने देखा इतना दिखावा। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ आप किसी रईस को, जिसके पास एक भी गाड़ी है, उसे आप ज़रा बस में कहें ना बैठ जाए, वो नहीं बैठेगा। मैं जब इतनी दफ़ा इंडिया गया हूँ, हमारे अच्छे भले खाते-पीते यार दोस्त जो हैं, वो कहते हैं कि अच्छा, ये वो हमारे दोस्त हैं विजय प्रताप दिल्ली में। वो एक बार मैंने कहीं जाना था, तो
वो अपने ड्राइवर के साथ मुझे भी लेके गए और कहते हैं मुझे इधर ये मेट्रो के स्टेशन पे उतार दो, और मैंने कहा क्यों? कहते हैं मैं मेट्रो से चला जाऊंगा, तुम ये गाड़ी लेके जाओ, कार लेके जाओ। हमारे यहाँ रईस आदमी कार में बैठे, बस में बैठेगा ही, पता नहीं उन्हें बस में बैठते हुए क्या तकलीफ होती है। जब यूरोप जाते हैं तो बसों में ही हम सफ़र करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही हम सफ़र करते हैं, हमारे पास वहाँ कौन सी कारें होती हैं। लेकिन यहाँ अपने देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठना ही नहीं है हमने। वो सिर्फ इसलिए कि हमारे अंदर वो तसन्नो बनावट के मैं कोई गरीब हूँ वाली जो है ना बात, हम नौदौलती हैं, पूरी कौम हम नौदौलती है। हम कौन से को पुराने रईस थे, तो इसलिए हमारे के सर अंदर ये ये भी तसन्नो तो बनावट दिखा। सर दिखावा ऐसे भी है ना, हर एक ने डिफेंस में घर लेना है, हर किसी ने डिफेंस में जाना है, हाँ हमारे सारे रिश्तेदार किसी ना किसी तरीके से डिफेंस में रहेगा। जो डिफेंस नहीं पहुंचा कराची में वो सबसे बेचारा गरीब समझा जाता है, अरे ये तो इधर नाजमाबाद में रहते हैं, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, डिफेंस में होगी तो वैल्यू होगी। ये वाली सोच सर बहुत है हमारे यहाँ। मुझे भी लोग पूछते हैं डिफेंस में रहते हो, तो मैं कहता हूँ यार मैं इतने थके हुए इलाके में रहता हूँ कि तुम आके देखोगे तो हैरान हो जाओगे कि मैं कितने थके हुए इलाके में रहता हूँ। मैं तो हर एक को बताता हूँ कि भाई मैं बहुत थके हुए इलाके में रहता हूँ। लेकिन साथ ही साथ सर हर एक ने जो है वो ये भी बताना होता है ना कि ये डिफेंस में जो कराची डिफेंस में खास तौर पे जो रह रहे हैं तो उनकी बड़ी इज्जत होती है, और अगर नहीं है तो फिर नहीं है। लेकिन खैर इसी वजह से शायद हमारा यह हाल है, हम अपने चोंचले या अपने सारे शौक पूरे कर लेती है कंट्री भी, चाहे सऊदी अरब से मांग के ले आए, चाहे IMF से ले आए, चाहे कहीं से। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में कहा जाता है जी खुशखबरी है कि लोन मिल गया है हमको, इसमें से हम कभी निकल पाएंगे? नहीं लगता। नहीं हम क्या, नहीं हम कभी भी नहीं निकल सकेंगे। हम इसी तरह चलते रहेंगे, कर्जों के ऊपर चलते रहेंगे, और फिर पता नहीं आखिर में होगा क्या, क्योंकि जिन्होंने दिए हैं उन्होंने वापस तो लेने ही है ना हमसे एक दिन। तो पता फिर नहीं कैसे लेंगे आखिर सर, में ये तो पता नहीं उनका क्या होगा। आर्ट होगा अगर वो ले। जी। हाँ, वो जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, मैं नाम उसका भूल जाता हूँ, बड़ी कमाल की बातें करता है। वो कहीं जब ट्रंप ने एक बार कहा था ना कि मैं पाकिस्तान से सारा कर्जा लूंगा, उसने कहा कि ये हमसे कर्जा लेगा, हम तो वो कौम है कि जो वो रबर बैंड जो दूध की थैली पे आते हैं वो हमने वहाँ उसके ऊपर नलके के ऊपर ऐसे लटकाए होते हैं जैसे नलके का शाम को वलीमा, उसको हार पहनाएंगे। ये उसकी बात मुझे बड़ी पसंद आई। वो बड़ा नौजवान दाढ़ी वाला है और बड़ी कमाल अच्छा। की बातें करता है। तो वो हमसे पता नहीं कैसे लेंगे, क्या करेंगे हम। ये रियल एस्टेट तो है ही है पाकिस्तान, हो सकता है वो इसको मजीद रियल एस्टेट बना के प्लॉट बेच बेच के तो पैसे पूरे कर लें अपने, और तो कोई तरीका नहीं। नहीं सर, हो सकता है किसी तरीके से हमारा इस्तेमाल भी करें, जो कि हम इस्तेमाल होने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, कभी अफगानिस्तान के लिए, कभी ईरान के लिए, तो कभी इंडिया के लिए। मतलब दूसरों की जंग में हम कहते हैं नहीं पढ़ना है, लेकिन हम पढ़े रहते हैं, और इसीलिए मेरे ख्याल है शायद गुजारा चल रहा है हमारा, कि कभी अमेरिका हाँ चाइना के वो खिलाफ हमें है तो इस्तेमाल करता है, कभी ईरान के खिलाफ करता है, कभी अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमें यूज किया जाता है। हम तो बिकाऊ माल बन गए ना। बिल्कुल। वो आप ये देखिए ना कि ये पिछले 100 साल में जंग कभी खत्म नहीं हुई। कोई ऐसा मुल्क नहीं था कि जहाँ पिछले 100 साल में ऐसा हुआ हो कि जंग ना लगी हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जंग लगी ही रही है, और अब ये फिर पखा रहे हैं काम, ये जो मिडल ईस्ट में हो रहा है। और पाकिस्तान वाकई स्ट्रेटेजिकली प्लेस तो है ही। तो वो अब ये जो वेस्ट है, मगरबी ताकतें जो हैं, उन्हें भी पता है कि यार कोई पता नहीं है किस दिन हमें इनकी जरूरत पड़ जाए, तो इसलिए वो कहते हैं कि इसे इसी तरह भिखमंगा ही रहने दो और चलता रहने दो, और जब जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल कर लेंगे, उसके बाद इसे गंदे टिश्यू पेपर की तरह कूड़े के ढेर में वापस। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन आम पब्लिक बेचारी खुआर हो रही है, और बाकी खैर वो पैसा जो आता है वो जाता किन जेबों में है, सभी जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आपकी मेहरबानी। आ थैंक यू सर।